afternoon beta, class 11 commerce. I would like to discuss with you about the some specific journal entries in the case of account subject in journal entries. बेटा फर्स्ट है बैड डेट रिकवर्ड. तो डू यू नो अबाउट द बैड डेट? व्हाट इज बैड डेट? तो बैड डेट इज दैट अमाउंट which will not recovered from the customer, या not received from the customer, but sometime this amount of bad debt will be received from the customer in future time. So that amount will be called as a bad debt recovered account. बेटा कभी कभी sometime it so happen that the bad debts previously of written off are subsequently recovered. In such case the following entry will pass. अगर हमें या फर्म को या बिजनेस को बैड डेट का अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है, उस केस में फर्म या बिजनेस अपने बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करती है बेटा? तो ये होती है कैश अकाउंट डेबिट टू bad debt recovered account. Is it clear now? Next, second thing is that outstanding expenses. What do you mean by outstanding expenses? Outstanding expenses are those expenses which has been dues to pay but not paid till the date. यानी आउटस्टैंडिंग हम ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं जो अब तक फर्म के ऊपर ड्यूज हो चुका है, उसका पेमेंट अब तक कर देना चाहिए, लेकिन फर्म ने अभी उसका पेमेंट किया नहीं है. तो दैट एक्सपेंसेस विल नोन एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक आल्सो इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर द बिजनेस इंटरप्राइज टू बी लेफ्ट with some expenses which are yet to be paid at the time of end of the accounting year due to one reason or the other. Such expenses are termed as outstanding expenses. बेटा देखो मैंने पहले ही कह दिया है कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे तक कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हो पाता है. तो ऐसे एक्सपेंस को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है. दीज आर द एक्सपेंसेस विच शुड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर बट विच हैव टू नॉट बीन पेड. इसमें करेंट ईयर के होते हैं, करेंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं होता है. तो बेटा ऐसे एक्सपेंस की भी जनरल एंट्रीज फर्म के अंदर की जाती है. जैसे आप यहाँ लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफ कमीशन, आउटस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो अगर मान लो कि किसी भी एक्सपेंस के बेस में अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो उसकी एंट्री हम इस तरीके से करते हैं. जैसे मान लो कि एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ एन एम्प्लॉय इज पेड सैलरी एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ एंड इफ द ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11 months salary amounting to rupees 11,000 has been paid to him and rupees 1,000 for 1 month will be the outstanding salary. The entry will be this salary account debit to outstanding salary account. Outstanding salary account is liability. It has been credited because it is the representative personal account representing the employees to whom the salaries are to be paid. जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है बेटा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है
कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग रेंट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैज नॉट ड्यू टू पे बट इट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। क्या करते हैं कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। बेटा हमने एडवांस की बात कही है, तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर में करना होता है या नेक्स्ट ईयर में करना चाहिए, लेकिन हमने उसको क्या किया है, करेंट ईयर में एडवांस ही पेड कर दिया है। तो दैट एक्सपेंसेस is known as a prepaid expenses. Is it clear? Suppose that, for example, we can say that insurance premium amounting to rupees 1200 is paid on 1st July 2016 for 1 year. Entry on 1st July 2016 will be made as under. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में जो फर्म क्या करती है, अपने यहाँ ये जनरल एंट्री पास करती है। इज इट क्लियर नाउ? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद है सेकेंड थिंग इज दैट डेप्रिसिएशन। It is the permanent and accounting या continuing decrease in the value of assets। बेटा जैसा कि हमने सेकेंड लेसन में आपको एक्सप्लेन किया था कि what do you mean by depreciation। तो depreciation is that amount which is reduced from the value of assets in each and every year। Is it clear? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री है कि इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो इट इज नॉट पेड इन कैश। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट अ लॉस एंड हेंस इज डेबिटेड। एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज इट्स वैल्यू इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन ऑर्डर टू सर्टेन द ट्रू एफिशिएंसी। तो बेटा जब भी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है उस केस में जो एंट्री होती है वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर आपको दिया है कि इन ऑर्डर टू एसर्टेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इट इज अ नॉमिनल प्रैक्टिस टू चार्ज बिजनेस विद इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट और द रियल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। सच इंटरेस्ट इज अ लॉस from the point of view of the business and therefore according to the rule of nominal accounts of interest account is debited in the journal entry. The amount of such interest is a gain from the point of view of the proprietors. His capital is increased by the amount of interest and therefore the capital account is क्रेडिटेड। इसका रीजन क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू होती है वो बिजनेस की एक एक्सपेंस होती है। सो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होने की वजह से वो बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो लॉस होगा। तो दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कह रहा है कि डेबिट द लॉस। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है लॉस है, इसलिए इसको डेबिट करते हैं और जितने रुपए इंटरेस्ट मिलते हैं उतने रुपए से प्रोप्राइटर्स का जो कैपिटल अकाउंट है
वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इस वजह से उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस तरीके से जो हमारी जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो व्हाट इज ड्राइंग बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग इज दैट अमाउंट which is taken by the business man from the business for their personal use या पर्सनल एक्सपेंस। जब कभी कभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेता है या निकालता है, तो उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और उस ड्राइंग की अमाउंट पर या ड्राइंग के लिए बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन से या प्रोप्राइटर से कुछ इंटरेस्ट लेता है। वो इंटरेस्ट देखो लिखा है, इफ द फर्म अलाउज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट शुड आल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर। सच एन इंटरेस्ट is an expense for the proprietors and the gain to the business. Hence, an entry is made by debiting the drawing accounts and crediting the interest account. बेटा ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस के लिए एक इनकम होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग एक लॉस है। ठीक है, अब यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्या लिखते हैं बेटा, रिसीव 20,000 फ्रॉम द सुभाष विच वे रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में क्या है कि रिसीव 20,000 फ्रॉम द सुभाष विच वेयर रिटन ऑफ एज अ बैड डेट। तो बेटा हम इसको मान सकते हैं कि दिस अमाउंट इज रिसीव्ड एज अ बैड डेट रिकवर्ड। उसके लिए जो हमारी जनरल एंट्री बननी चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट थिंग, सेकेंड है बेटा सैलरी ड्यू टू क्लर्क फॉर ₹50,000। ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 50,000। क्लियर? थर्ड है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। यानी इस साल जो भी हमने रेंट का पेमेंट किया है उसमें से 10,000 एक ऐसा अमाउंट है जो हमें नेक्स्ट ईयर पेड करना था। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नरेशन लिखोगे कि रेंट पेड इन एडवांस ऑफ ₹10,000। फोर्थ है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। तो यहाँ पर आप बेटा क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हो गया, आप ₹5,000। फिर हम देखते हैं 5 है प्रोवाइड इन 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 lakhs। अब देखो बेटा कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 10 lakhs है। इस पर 12% के रेट से हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹1,20,000। क्यों बेटा, क्योंकि ये 10 lakhs की वैल्यू है। इस पर हमें इंटरेस्ट कितने के रेट से देना है, 12 के रेट से देना है। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹8,000। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए का है, 8,000 है।
तो बेटा इस तरीके से हमारी जो जनरल एंट्रीज होगी। एक्सपेंडिचर्स, expenditure on the installation, हाँ बेटा देखो, expenditure on the installation of machinery and on the erection of building। कभी कभी बेटा कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो मशीनरीज को एक्सपेंस या परचेज करने के टाइम पर परचेज किए जाते हैं, एक्सपेंस किए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द सर्टेन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। कभी कभी बेटा मशीनरीज को या किसी फिक्स प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट्स को परचेज करते समय उस पर जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे उस पर लाने के लिए कैरेज, वेजेज, फ्रेट, तो ऑल ऑफ दीज expenses are included as the value of machinery, and that types of expense will call as a installation expenses. Is it clear? अब देखो, on the basis of this expenses, journalize the following items in the book of the Radha, Kamal and Sons, giving the suitable narration. Is it clear बेटा? फर्स्ट है bought goods from Nilesh for cash